हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली जो हमारी 16 फरवरी है, इस डेट को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई। यहाँ पर हमने टारगेट किया है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है ना, ठीक है ना, उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल्ड में डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले। मतलब जितनी भी कंप्लीट यूनिट 10 है, 10 की 10 यूनिट हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इस क्लास में, इस सीरीज में हमने यहां पर शुरू किया है यूनिट नंबर 5। मोस्ट प्रिसाइजली अगर बात करेंगे तो पॉलिटी, और पॉलिटी की आज हमारी 7वीं क्लास है, ठीक है ना। और यहां पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय। बहुत सारे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत से आयोग हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, क्लास को शुरू करें उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया है तो आज और अभी इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करिए। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम की गई है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पर यूनिट वाइज भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और अगर बात करेंगे फुल लेंथ टेस्ट भी है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, टेस्ट सीरीज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी टेस्ट सीरीज है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना है, ठीक है ना। इससे आपको तैयारी पता चलती है, आखिर मेरी जो तैयारी है वो किस हद तक है, ठीक है ना। सबसे खास बात इसलिए भी है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज को इनरोल करने के लिए ना, आप घर बैठे भी इनरोल कर सकते हैं, खुद रजिस्टर कर सकते हैं, और ये नंबर है 8319618002। इस नंबर पर कॉल करना है और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से ना टारगेटेड बैच चलते हैं। टारगेटेड बैच का मतलब ये है, आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी कंडीशन के हिसाब से राव एकेडमी भोपाल के ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब ये टारगेटेड का मतलब क्या है कि लाइक अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स होते हैं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, वो कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। मान के चलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिनका प्रीलिम्स तो हुआ बट मेंस नहीं हुआ, तो मेंस टारगेटेड बैच भी यहाँ पर है। वहां पर हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, वो सभी चीजें यहाँ पर हम मेंस टारगेटेड प्रिपरेशन करते हैं। बहुत से लोग मेंस की तैयारी तो करके बैठे हैं बट उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच की भी व्यवस्था की गई है। 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स, जैसे कि प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू, इसकी भी व्यवस्था है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज और अभी क्लास खत्म होने के बाद इस बारकोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको राव एकेडमी भोपाल टाइप करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पर आपको देखने को मिल रही हैं, आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज और एजुकेशनल एक्टिविटीज होने वाली हैं, जैसे टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स है, मेंटरशिप है, वो सभी चीजें हमारे इसी एप्लीकेशन पर होगी। तो इस एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए फिर, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली का करंट अफेयर मिलेगा, डेली की न्यूज मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लास की जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब के। और आज की क्लास का पहला सवाल, देखिए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक सवाल का आंसर आपको अपने पास रखना है, ठीक है ना। आंसर रखना मतलब आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जांचिए, परखिए कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और हम हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे
तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे या कोशिश करेंगे चीजों को साथ में नोट करने की। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द लोअर एज लिमिट ऑफ द वोटर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाई। आपको भी पता है कि जो पहले वयस्क मताधिकार है या एडल्ट सफरेज है उसकी एज कितनी थी 21, अभी कितनी है वोट देने की लीगल एज, आप बताएंगे सर 18 ईयर्स। ठीक है ना, बातें क्लियर है क्या? तो ये 21 से 18 वर्ष कब हुई थी या किस संशोधन के द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 57, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 61 एंड ऑप्शन नंबर डी 65। किस अमेंडमेंट के द्वारा वोट देने की जो एज है, जो आयु है, उसे हमने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। कब हुआ था भैया? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और इसी संशोधन के बाद जो एडल्ट सफरेज है, जो एडल्ट सफरेज है या फिर वोट देने की जो एज है वो कितनी की गई? आप बताएंगे सर 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और ये सवाल एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अमेंडमेंट याद रखना है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। और इसी के बाद जो इलेक्शन कमीशन है, इसी के बाद इलेक्शन कमीशन को 3 मेंबर बनाया गया था। कितने मेंबर? 3 मेंबर, जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 2 अलग से इलेक्शन कमिश्नर होंगे। क्या बातें क्लियर है? मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है ना, बातें क्लियर है क्या? तो 1989 में ही पहली बार इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बना था, ये चीज भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, 3 कथन लिखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर conduct both the general election and by-election. Election Commission resolves the dispute relating to splits or merger of the recognized political party. ये 3 कथन लिखे हुए हैं, हिंदी में भी पढ़ेंगे। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, कि मतलब इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य, पहला कथन। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ठीक है, चुनाव आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। ये तीसरा कथन है। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है, आंसर सभी को करना है। कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला जो कथन है वो तो गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य हैं? आप बताएंगे सर इट इज 3 मेंबर बॉडी। ठीक है ना, इट इज 3 मेंबर बॉडी, और जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। बातें क्लियर है क्या? सबसे पहली बार 3 मेंबर कब बनी थी बॉडी? आप बताएंगे सर 1989 में। सबसे पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी कब बनी थी या कब बना था इलेक्शन कमीशन? 1989 में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि इट इज अ 5 मेंबर बॉडी, गलत, इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि चुनाव संबंधी जो भी डेट है, जो भी दिनांक है, ठीक है ना, जो भी रूपरेखा है, जो भी शेड्यूल है, वो कौन पब्लिश करता है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। और इवन अगर आपसे कोई घुमा के पूछेगा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, उसे भी कौन पब्लिश करेगा? कौन बोल सकते हैं आचार संहिता कौन शुरू करते हैं, या बोल सकते हैं कौन रूल में लाता है? आप बताएंगे सर इलेक्शन कमीशन। जिसे बोलते हैं ना मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता बोलते हैं। ठीक है ना, तो आचार संहिता इशू करना भी किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का। चुनाव के बारे में पूरी की पूरी जो रूपरेखा है, कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, ये सब किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का, नॉट होम मिनिस्ट्री। तो दूसरा ऑप्शन भी भैया गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है कि अगर मान के चलिए किसी भी पार्टी में विभाजन हुआ, ठीक है, कोई भी पार्टी है वो अलग हुई, डिस्प्लिट हुई, ठीक है ना, या फिर मर्जिंग हुई, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलती हैं, ठीक है, कोलिशन करती हैं,
तो अगर मर्जर या फिर बोल सकते हैं स्प्लिट, विभाजन या फिर जो गठबंधन है, इससे रिलेटेड कोई विवाद है, तो वो विवाद कौन सुलझाएगा? इलेक्शन कमीशन सुलझाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3। किस किस का ये ऑप्शन नंबर डी सही था? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जिसका भी सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन के बारे में जो भी जानकारी है, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो, शेड्यूल से रिलेटेड हो, वो इलेक्शन कमीशन ही पब्लिश करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? संसद के सदस्यों की अगर बात करें अयोग्यता संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी कंसर्न्ड हाउस, ऑप्शन नंबर सी इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि जो सांसद होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, अगर क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसे कौन रिजॉल्व करेगा? ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 103 में। कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 103 में। ठीक है ना, चलिए तो ये ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है डिस्क्वालिफिकेशन के इशू से रिलेटेड, तो उसे कौन रिजॉल्व करेंगे? प्रेसिडेंट तो करेंगे, बट किसकी रिकमेंडेशन से? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी एडवाइस है वो राष्ट्रपति मानते हैं। ठीक है ना, बाउंडिंग है, बाइंडिंग है। ठीक है ना, मतलब आपको, मतलब जो प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी एडवाइस है इस डिस्क्वालिफिकेशन इशू में, वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित नहीं किया जाता। मतलब आपको बताना है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या लोकल बॉडीज, इनमें से कौन सा ऐसा चुनाव है या किस बॉडी का चुनाव है, ठीक है ना, जो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाते। बहुत इजी है। चलिए देखिए, अगर बात करेंगे आर्टिकल 325, आर्टिकल 325, यहां पर बात बोली गई है फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो भारत में चुनाव आयोग है, आखिर उसके क्या क्या काम है? आपको भी पता है कि पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देना, ठीक है ना, स्टेट पार्टी का दर्जा देना, स्टेट जो पार्टीज को जो सिंबल होते हैं उन्हें ऑथराइज करना, ठीक है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, जो वोटर लिस्ट जिसे मतदाता सूची बोलते हैं, ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनका सुपरिटेंडेंस उनको डायरेक्ट करना और उनको कंट्रोल करना, सुपरिटेंडेंस डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन ऑफ। किस किस के चुनाव को इलेक्शन कमीशन करवाते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है? सबसे पहले लिखेंगे प्रेसिडेंट का चुनाव, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा लोकसभा, राज्यसभा, और किसका चुनाव होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये चुनाव हैं जो भारत के जो चुनाव आयोग हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चुनाव करवाते हैं। अगर बात करेंगे लोकल बॉडीज की, तो लोकल बॉडीज का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करते हैं या नहीं करवाता है। लोकल बॉडीज के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तभी से मानी जाती है। स्थानीय स्वशासन मतलब अगर 73rd की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित प्रावधान है, और अगर 74th की बात करेंगे तो म्यूनिसिपैलिटी या फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, नगरीय निकाय की बात की गई है।
तो देखिए लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है वो कौन करवाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की दो शक्तियां हैं। अगर वो पंचायत का चुनाव करवाएंगे तो उनके पास आर्टिकल 243 के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। अगर म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव करेंगे तो आर्टिकल 243 जेड सब क्लॉज ए के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। ये चीज नोट करेंगे। 243 की फॉर द पंचायत इलेक्शन एंड 243 जेड ए फॉर द म्यूनिसिपैलिटी, नागरिक निकाय। नोट करेंगे सभी लोग। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव भारत का चुनाव आयोग करवाता है। और बाकी अगर बात करेंगे लोकल बॉडीज, स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का भी प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि ये जो राज्य चुनाव आयोग है ना, वो 1993 के बाद ही बना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत और लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही यहीं से मिला है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है ना। चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग का वर्णन है। चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप लोग आंसर करेंगे। देखिए अगर बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 324। देखिए आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? भारत के चुनाव आयोग से। भारत में चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। यहां पर यह बात लिखी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? आप बताएंगे सर, प्रेसिडेंट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नोट करेंगे। अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। दूसरी बात, अगर इनके कार्यकाल की बात किया जाए, अगर इनके कार्यकाल की बात किया जाए तो 6 या 65 वर्ष जो भी हो, जो पहले आ जाए, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या तो 65 वर्ष की उम्र हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे। तीसरी बात, जो अगर बात करेंगे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इनके रिमूवल, इनका जो रिमूवल है ना सेम है, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया, वही मेथड है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। सिंपल सी चीजें हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या बातें क्लियर हैं? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, वो बात बोली गई है। ड्यूरिंग द, बोल सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, बोलते हैं ना कि होल्ड्स ऑफ इट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है ना। तो ये प्लेजर या डॉक्ट्राइन ऑफ जो प्लेजर है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 301, आर्टिकल 310 एंड आर्टिकल 311। किस अनुच्छेद में आनंद के सिद्धांत का उल्लेख है या प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का उल्लेख है? चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। यहां पर दो चीजें बोली गई हैं, एक तो सेंटर के लिए बोली गई है और एक स्टेट के लिए बोली गई है। अगर बात करेंगे सेंटर या केंद्र, सेंटर में जो भी डिफेंस है या फिर जो भी सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, जो भी डिफेंस है और जो भी सिविल सर्विस है, और सेम स्टेट की अगर बात करेंगे, जो भी डिफेंस है और जो सिविल सर्विस है, ठीक है ना, वो किसके प्रसाद पर्यंत तक ऑफिस में बने रहेंगे या किसके प्लेजर तक ही वो ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर होगा सर प्रेसिडेंट।
all the members who holds the office of defense and civil service under the center and also in the case of state shall hold the office during the pleasure of presidents and governor respectively. क्या बातें क्लियर है सभी को? ये चीज कहां पर लिखी है? आर्टिकल 310। जैसे मान के चलिए आप एमपीपीएससी सेलेक्ट होते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, तो आपके ऊपर अल्टीमेटली किसका कंट्रोल रहेगा? आप बताएंगे सर गवर्नर। किसका कंट्रोल रहेगा? गवर्नर। और अगर आईपीएस या यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होके आते हैं, आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, तब आपके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? प्रेसिडेंट का। ठीक है ना? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का मेंशन कहां पर है? आर्टिकल 310। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाई, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किस तरीके से हटाया जाएगा? आप लोग पढ़ के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय द 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउस, द सेम प्रोसीजर विच अप्लाइज इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ऑप्शन नंबर सी, the president of India in consultation with the chief justice of India. ऑप्शन नंबर डी, president on the advice of council of minister। तो आपको बताना है किस तरीके से भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, उनके पद से हटाया जाता है। आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते कौन है? ठीक है ना? हटाते तो प्रेसिडेंट है, बट सेम मैनर में, सेम मैनर लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। क्या बातें क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। संघ और राज्यों के लिए, ठीक है ना, जो लोक सेवा आयोग है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 340, ऑप्शन नंबर बी 315, ऑप्शन नंबर सी 328 एंड ऑप्शन नंबर डी 238। आपको बताना है कि जो यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है या फिर ज्वाइंट पीएससी है, इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। सिंपल सा सवाल ये है। ठीक है ना? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 315। और अगर पार्ट की बात करेंगे किस पार्ट में है, तो पार्ट 14, पार्ट 14। ठीक है ना? पार्ट 14 और आर्टिकल 315 से लेके, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या बातें क्लियर सभी को? क्या बातें क्लियर हैं? चलिए अगर बात करेंगे यूपीएससी के जो भी चेयरमैन और मेंबर हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? आप बताएंगे सर प्रेसिडेंट। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है ना? और इनका अगर टेन्योर की बात करेंगे तो सेम है, 6 to 65 ईयर्स। क्या बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो पहला लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जस्टिस जे.एल. कपूर, जस्टिस वी.के. सुंदरम, जस्टिस टी.वी. वेंकट रमन अय्यर एंड जस्टिस एम.सी. सीतलवाल।
कौन थे? फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर एमसी सीतलवाल। देखिए ऐसा इसलिए ठीक है, मिस्टर एमसी सीतलवाल। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, कोई बता सकता है क्या बना कब था? फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था? जिसके चेयरमैन एमसी सीतलवाल साहब थे, जस्टिस एमसी सीतलवाल, और ये बना था 1955 में, पहला लॉ कमीशन। क्लियर है क्या? चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है 3 साल, ऑप्शन नंबर बी है 4 साल, ऑप्शन नंबर सी है 5 साल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 6 साल। कार्यकाल कितना होता है ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो याद रखेंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन का जो कार्यकाल है ना वो है 3 साल। कितना है? 3 साल या फिर 70 साल, 3 और 70 ईयर्स, जो भी पहले हो। अब देखिए आपको घुमाने के लिए पूछेगा नेशनल की जगह अगर ऑप्शन में पूछ ले स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यकाल कितना होता है, उसका भी कार्यकाल आपको 3 या 70 वर्ष ही लिखना है। ठीक है ना, 3 या 70 वर्ष। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, दोनों का ही जो कार्यकाल है या तो 3 वर्षों का होगा या तो 70 वर्ष। उम्मीद है बातें क्लियर होंगी सभी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो भी राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंटेड बाई। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन करते हैं नियुक्ति? स्टेट का क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट है, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, डिटेल से समझेंगे। अपॉइंटमेंट, देखिए अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गवर्नर। कौन करते हैं अपॉइंटमेंट? कौन करते हैं? गवर्नर। ठीक है, अब गवर्नर अकेले नहीं करते, गवर्नर अकेले नहीं करते, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, फिर स्पीकर होते हैं, ठीक है ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां के भी लीडर ऑफ अपोजिशन और जो हमारे चेयरमैन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो भी होते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। ये कमेटी रिकमेंड करती है उसी व्यक्ति को जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई। सर राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। ये चीज नोट करेंगे। लेकिन गवर्नर किसके कहने पर करते हैं? एक नियुक्ति समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होते हैं।
सदस्यों की बात करें तो होम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर विद द काउंसिल, लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है क्या? अब ठीक है, ये हमें चीज पता चल गई, लेकिन याद रखेंगे इनका जो रिमूवल है, एक चीज याद रखेंगे, इनकी नियुक्ति तो गवर्नर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनको हटाने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। हटाने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। क्या बातें क्लियर है? कार्यकाल जैसा कि हमने देख ही लिया, स्टेट हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों का ही कार्यकाल 3 या 70 साल है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? आपको ही पता है यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, वहां पर ह्यूमन राइट को लेके एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पास हुआ था, एक रेजोल्यूशन आया था। वो किस डेट को आया था? वो डेट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 10th ऑफ जनवरी 1920, ऑप्शन नंबर बी 4th ऑफ अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर सी 24th ऑफ अक्टूबर 1945 एंड ऑप्शन नंबर डी 10th ऑफ दिसंबर 1948। आंसर सभी को करना है, भले ही गलत है या सही। देखिए मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर दूं, यहां पर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, और डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करें। हमारा उद्देश्य है कि इस साल जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होना, तो हमारा टारगेट ये है कि हर एक स्टूडेंट के 80+ मार्क्स हों। ठीक है ना, कोशिश यही है। इसी तरीके से इस सीरीज को डेवलप ही किया गया है, शुरू ही इसीलिए किया गया है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 10th ऑफ दिसंबर 1948। तो ह्यूमन राइट को लेके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कब हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? 10th ऑफ दिसंबर 1948 को। ये चीज नोट करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु इज नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा ऑफिस है या कौन सा ऐसा चेयरमैन है, किस आयोग का चेयरमैन है जो ह्यूमन राइट कमीशन का पदेन सदस्य या एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए है नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल कमीशन लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ऑप्शन नंबर डी है नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन। आपको बताना है कि कौन से चेयरमैन हैं जो मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी है लॉ कमीशन। मतलब जो भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन होंगे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। अब आइए समझते हैं कि कंपोजिशन की, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को। अगर बात करेंगे कंपोजिशन की, चीजों को लिखने की भी कोशिश करेंगे। अगर बात करेंगे कंपोजिशन या संरचना की कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बता दूं कि एक तो चेयरमैन होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक चेयरमैन होंगे, 4 मेंबर होंगे, सदस्य होंगे और 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। बातें क्लियर है क्या? सॉरी 8 नहीं 7 है, अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे। टोटल 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। ठीक है ना, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एक्स ऑफिशियो की बात करते हैं। तो जितने भी नेशनल कमीशंस बने हैं, ठीक है ना, एक एक करके समझते हैं। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी। कितने हो गए? 3 और एक होता है नेशनल कमीशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो टोटल मतलब जितने भी ये चेयरमैन है ना, जितने भी कमीशंस के चेयरमैन हैं,
ये पदेन सदस्य होते हैं, मतलब 7 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, और ये जो 4 हैं, 4 के बारे में आइए समझते हैं। उसमें से एक मेंबर का सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज, या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये चीज याद रखना है, या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायरिंग या सर्विंग जज हो। जो दूसरा है, जो दूसरे मेंबर की क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, या बचे हुए जो 3 हैं वो ह्यूमन राइट के क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट के फील्ड में। प्लस इसमें एक कंडीशन ये है कि एक महिला का होना जरूरी है। तो कुल मिला के यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि सर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें कुल एक चेयरमैन होंगे, 4 सदस्य होंगे और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं सभी लोग। हाँ, कितनी महिलाओं का होना नेसेसरी है, एक, ठीक है ना, एक महिला का होना जरूरी है। चीजों को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। अगर बात करेंगे संसद, भारत की संसद में सबसे पहली बार लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1967, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1968 एंड ऑप्शन नंबर डी 1972। सबसे पहली बार संसद में लोकपाल बिल कब आया था? लोकपाल को आपको भी पता है, ओम्बड्समैन बोलते हैं। ओम्बड्समैन जो वॉच एंड डॉग का काम करता है स्वीडन में, उसे बोलते हैं ओम्बड्समैन। तो भारत के जो ओम्बड्समैन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकपाल। ठीक है, तो भारत में लोकपाल से संबंधित जो पहला बिल है वो कब आया था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1968। कब आया था? 1968। कहानी सुना दूं, 1968 में जब ये बिल आया तो लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। बट जैसे ही राज्यसभा में वो बिल पहुंचे या राज्यसभा में वो बिल पास हो, उसके पहले ही लोकसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। फिर से जनरल इलेक्शन हुए और ये जो लोकपाल बिल है वहीं पे लैप्स हो गया। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर हैं? ठीक है ना, ये वही लोकपाल बिल है, ठीक है ना, जहां से आम आदमी पार्टी, आप और अन्ना हजारे जो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना, ये वही आम आदमी पार्टी का मतलब सबसे बड़ा प्राइम इशू था उस टाइम पे आंदोलन का। अन्ना हजारे इसके प्रणेता माने जाते हैं ना, वो लोकपाल बिल के लिए ही अनशन में थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल। उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज और अभी क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8319618002 इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। इसकी खास बात क्या है? सबसे पहले तो इकोनॉमिकली बात करें तो ये मात्र 99 रुपए में आपको मिलने वाली है, और दूसरी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि टेस्ट सीरीज के हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो यूनिट वाइज और फुल लेंथ दोनों ही मॉडल पे डिजाइन की गई है। जितने भी क्वेश्चन है ना वो रिलेवेंट या फिर बोल सकते हैं सुटेबल फॉर द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, काफी बेनिफिट या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा फायदा होगा एग्जाम में, ठीक है ना। ये हमारे टारगेटेड कोर्स है, टारगेटेड कोर्स या बैच को भी ज्वाइन करके आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि राव अकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज अभी क्लास खत्म होने के बाद इस बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल सर्च करिएगा और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज लाइक जो भी हमारे वीडियोस होंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ नोट्स होगी, जो भी टेस्ट सीरीज होंगे, मॉक क्वेश्चंस होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पे होने वाला है। तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और अगला जो सवाल है, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 ऑफ जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 6 ऑफ अगस्त 1951 एंड ऑप्शन नंबर डी 6 ऑफ अगस्त 1952। आंसर सभी को करना है। चलिए, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 ऑफ अगस्त 1952। ये डेट एज इट इज याद रखना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। क्या बातें क्लियर है? ठीक है, तो पहली बार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। और अगर आपसे कोई पूछे प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन तो लिख सकते हैं 15 मार्च 1950। ठीक है ना, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना था। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग बन गया। नीति आयोग वो कब बना? 1 जनवरी 2015। ये डेट, तीनों ही डेट एग्जाम में पूछी गई और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना? 6 अगस्त 1952। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहली बार लोकायुक्त कार्यालय की शुरुआत हुई या स्थापना हुई। मतलब सबसे पहली बार लोकायुक्त जो पद है, लोकायुक्त की जो नियुक्ति है करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार एंड ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा पहला भारतीय राज्य है जहां पर लोकायुक्त की स्थापना हुई? सबसे पहली बार लोकायुक्त स्थापित करने वाले कौन सा राज्य है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। और कब हुई आप बताएंगे सर? 1972। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अब चूंकि एमपीपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमपी की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त है उसकी शुरुआत मानी जाती है या स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। और पहले लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित। कौन थे? पीवी दीक्षित। नोट करेंगे एडिशनल। एमपी में लोकायुक्त कब स्थापित हुआ? 1984। और पहले जो लोकायुक्त थे वो कौन थे? पीवी दीक्षित। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नीति आयोग केम इनटू द एग्जिस्टेंस? अभी मैंने आपको आंसर ही बताया कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा 1 जनवरी 2015। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ठीक है ना। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है।
नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी है स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? कौन है? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान से समझते हैं, जो नीति आयोग है इसके बोल सकते हैं ना, जो भी पीएम होंगे ना वही चेयरमैन होंगे। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे ना वो नीति आयोग के अपने आप क्या होते हैं, एक्स ऑफिसियो बोल सकते हैं, वो चेयरमैन या बोल सकते हैं अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। अगर बात करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन, अगर बात करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं किसी भी व्यक्ति को वाइस चेयरमैन नीति आयोग का बनाते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। याद रखेंगे ये जो वाइस चेयरमैन होते हैं इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है। इंपॉर्टेंट है कि भैया जो भी वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, उनकी जो रैंक है वो किसके बराबर होती है? कैबिनेट मिनिस्टर की। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू? जो भी राज्य के वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का मतलब राज्य के वित्त आयोग है। ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उससे रिलेटेड ये चार कथन लिखे हैं। इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड नन ऑफ द अबव। कौन सा कथन सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए 73rd में पंचायत की बात की गई है और 74th में नगरीय निकाय की बात की गई है, अर्बन बॉडीज की बात की गई है। तो जब भी पंचायत या बोल सकते हैं जब भी राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है, जैसे ग्राम पंचायत है, जैसे जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, तो उन्हें बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनके बीच में जो भी फाइनेंस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से होगा उसे सजेस्ट करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। अगर पंचायत से संबंधित बात करेंगे तो शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 243 आई, और अगर म्यूनिसिपालिटी नगरीय विकास से रिलेटेड है अगर तो 243 वाई। ये चीज याद रखना, ये दो आर्टिकल 243 आई एंड 243 वाई, ये दो आर्टिकल हैं संविधान के जो कि राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। अब चूंकि देखिए राज्य वित्त आयोग का वर्णन कहां पर है? संविधान में वर्णन है। पहले तो नहीं था बट हमने अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा है 73rd और 74th, तो अब ये संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब ये कैसी बॉडी है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नोट करेंगे, ये आर्टिकल मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ना क्योंकि ये पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग? नीति आयोग से संबंधित ये चार कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना। इट वॉज सेटअप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, इट हैज अ फुल टाइम चेयरमैन,
It was set up in January 2015. It is based on the principle of cooperative federalism. ठीक है ना, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन ही सिलेक्शन रुकवाते हैं। पता है, हम लोग आर्टिकल याद करके बैठते हैं, अमेंडमेंट याद करके बैठते हैं, पर दो चार आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनमें आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक ऑप्शन को। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, इट वॉज सेटअप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। बिल्कुल सही है, आपको ही पता है कि पहले सर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन का काम करता था। देश में जो भी विकास है उससे रिलेटेड नीतियों का निर्धारण करना किसका काम हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है भैया, उसकी जगह पर अब कौन आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग आ गया। इट हैज अ फुल टाइम चेयरमैन। क्या ये चीज सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। फुल टाइम चेयरमैन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक प्राइम मिनिस्टर है, जब तक प्राइम मिनिस्टर है, तब तक वो नीति आयोग का चेयरमैन है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटते हैं, कोई भी व्यक्ति है, जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री है, मतलब वो नीति आयोग के क्या है? चेयरमैन है। अगर कल के दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर वो नीति आयोग के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। मतलब नीति आयोग के चेयरमैन मतलब देश के प्रधानमंत्री। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? गलत है। बाकी सभी कथन बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था? अगर एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि पहले देश में सबसे ऊपर था प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन ने जो भी पॉलिसी बना दी वही पॉलिसी पूरा देश में चलेगा। मतलब अगर ये अप्रोच आप देखो तो अप से लेके डाउन वाली अप्रोच है या नहीं है? अप टू डाउन अप्रोच है कि प्लानिंग कमीशन ने कोई भी पॉलिसी बना दी, भले वो सूटेबल हो या ना हो, अब पूरे देश में वही चलेगी थ्रू द 5 ईयर प्लान। नीति आयोग ने इसको चेंज किया। नीति आयोग में अगर आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है। यहां पर जितने भी मेंबर हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, उनको अपनी बात बोलने की वहां पर स्वतंत्रता है। वो मेंबर भी हैं इस नीति आयोग के, एक्स ऑफिशियो मेंबर, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो बेसिकली वहां पर क्या बात बोली जाती है? बॉटम टू अप, मतलब बॉटम टू अप की यहां पर है बॉटम टू अप अप्रोच। मतलब लोग अपना अपना सजेशन देते हैं कि भाई पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, और वो कहां पहुंचेगा? नीति आयोग में। अकॉर्डिंगली नीति आयोग प्लानिंग बनाएगी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगी और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगी। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो अप टू डाउन अप्रोच में था, लेकिन जो हमारा नीति आयोग है वो बॉटम टू अप अप्रोच है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करता है। ठीक है ना, चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़े। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू? राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इट इज एन इन्फॉर्म, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ। आपको बताना है कि संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय वितरण है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? मतलब आपको भी पता है कि देखिए, केंद्र सरकार कोई भी टैक्स लगाती है, ठीक है ना। अब राज्य में रहने वाले लोग टैक्स देते हैं, कि जैसे बोल सकते हैं जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ की जनता टैक्स देती है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडस्ट्रियल टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्स होते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो फाइनेंस कमीशन करते हैं, और उसमें अंतिम मुहर कौन लगाते हैं? भारत के जो भी कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी केंद्र और राज्यों के बीच में, भाई केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में उस टैक्स का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किस रेशियो में होगा या किस राज्य को कितना टैक्स का कलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, वो सब
कौन डिसाइड करते हैं? सीधी सी बात है, किसकी रिकमेंडेशन मान्य, ठीक है ना, किसकी रिकमेंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन नंबर बी है इंटर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी है प्लानिंग कमीशन एंड ऑप्शन नंबर डी है सरकारिया कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर ए है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की, तो इसका वर्णन आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? लिख सकते हैं आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या बात लिखी गई है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन करेंगे। पहली बात, हर 5 साल में। दूसरी जो आपको याद रखना है, जो पहले फाइनेंस कमिश्नर थे वो कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी जी वॉज द फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बातें क्लियर है क्या? दूसरी बात, अगर बात करेंगे ना, फाइनेंस कमीशन के 2 ही इंपॉर्टेंट काम है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, और दूसरा ग्रांट इन एड। केंद्र सरकार, आपको भी पता है कि जो राज्य हैं उनको कई समय समय पर अनुदान देते हैं। अनुदान मतलब जो भी ग्रांट इन एड दिया जाता है ना, उसको राज्यों को वापस करने की कोई बाउंडेशन नहीं होती। इट इज नॉट लाइक अ लोन नॉर इट इज लाइक द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्स, बट एक ग्रांट इन एड है। जैसे जहां पर मान के चलिए शिक्षा का स्तर कम है, या जैसे आपको भी पता है कि जहां पर नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा होती हैं तो वहां पर अनुदान राशि या सहायता राशि दी जाती है। तो कितनी सहायता राशि देना चाहिए, किस हिसाब से किस राज्य को कितना देना चाहिए, वो सब चीजें भी कौन डिसाइड करता है या कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी। और फाइनेंस कमीशन का जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, ठीक है ना। संविधान जो फाइनेंस कमीशन है, जो हमारा जो वित्त आयोग है, उसका गठन या उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? आप बताएंगे सर, प्रेसिडेंट। कितने साल में? हर 5 साल में। पहले कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है ना। चलिए चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़े। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। पहला जो कथन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और रीजन क्या बोल रहा है? चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो जो असर्शन है और जो रीजन है उनका क्या कोई रिलेशन है? आप बताएंगे सर कोई रीजन नहीं, क्योंकि एक तरफ क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ अपॉइंटमेंट की, तो ये कभी भी असर्शन और रीजन का पेयर तो बनेगा नहीं। मतलब ये ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा और ना ही ऑप्शन नंबर बी होगा। पहली बात तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब आइए समझते हैं ऑप्शन नंबर सी की। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो फाइनेंस कमीशन की जो क्वालिफिकेशन है वो कौन तय करेगा? आप बताएंगे सर, पार्लियामेंट। कौन करेगा? पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट भी ऐसे हवा में नहीं करेगी, पहले कानून बनाएगी और उसके बाद ही फाइनेंस कमीशन के जो भी मेंबर होंगे, जो भी चेयरमैन होंगे, उनके क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई भी बदलाव होगा। तो हु डिसाइड्स? आप बताएंगे सर, पार्लियामेंट। क्या बातें क्लियर सभी को? हु डिसाइड द क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनेंस कमीशन मेंबर एंड ऑल्सो फॉर द चेयरमैन? आप बताएंगे सर, पार्लियामेंट बाई लॉ। तो पहला ऑप्शन तो भैया गलत है, प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करते हैं। दूसरा, अगर बात करेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है। तो मतलब देख सकते हैं ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। किस किस का सही था? किस किसने ऑप्शन नंबर डी को सही मान के रखा था? उसी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर बात करें ना कंपोजिशन की, यहां पे लिख सकते हैं
कंपोजिशन का मतलब होता है कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं। तो एक तरफ तो लिख सकते हैं सर, एक तो चेयरमैन होते हैं इस कमीशन के, एक चेयरमैन होते हैं और साथ में 4 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 4। फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं? आप बताएंगे सर 4 सदस्य होते हैं। वो 4 सदस्य कौन कौन होते हैं? ठीक है ना। सबसे पहले तो याद रखेंगे इन चारों में से एक व्यक्ति का हाई कोर्ट के या तो जज हो, या तो जज रहे हो, या तो जज बनने के लायक हो। द पर्सन हु इज या हु हैज बीन या इज डिजर्विंग टू बिकम द हाई कोर्ट जज, पहला वो है कंडीशन। जो दूसरे हैं जिन्हें फाइनेंस और अकाउंट का नॉलेज हो, जो तीसरे हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, और जो चौथे हैं जिन्हें फाइनेंस में एक्सपीरियंस हो। तो टोटल 4 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन में और 4 सदस्य होते हैं। ये चीजें भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो भी क्वालिफिकेशंस है ना, ये वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, ना कि प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आर्टिकल बताना है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो होना चाहिए आर्टिकल 148। ध्यान से समझते हैं। आर्टिकल 148 के तहत कहा गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बातें क्लियर है क्या? अगर बात करेंगे इनके टेन्योर की, इनका टेन्योर आपको 6 या 65 ईयर, 6 या 65 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे 6 या 65 वर्ष, ठीक है ना। 6 और 65 ईयर, विच एवर इज द अर्लियर, जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। टेन्योर कितना है? 6 या 65 वर्ष। अगर बात करेंगे इनके रिमूवल की, इनको हटाने की, तो सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, इनको उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? ये सब चीजें कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 148 में, कि अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर, सर्विस कंडीशन, ईटीसी। अगर बात करेंगे आर्टिकल 149, इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इट डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ कैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज एमपीपीएससी में पूछी जा चुकी है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कैग के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का जो वर्णन है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 149। क्या क्या काम है? जैसे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, लाइक बोलते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टेंजियस फंड ऑफ इंडिया, ऑल्सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। ग्रांट इन एड है, कोई सरकारी कंपनी है जिसे आप बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उनके अकाउंट्स का ऑडिट करना, उनका क्या करना? ऑडिट करना ही क्या, किसका काम है? आप बताएंगे सर कैग, ठीक है ना। दूसरा, अगर बात करेंगे रिपोर्ट की, अगर बात करेंगे रिपोर्ट की, तो देखिए जो कैग की रिपोर्ट होती है वो दोनों को जाती है। अगर सेंटर की बात करेंगे तो कैग की रिपोर्ट प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट की बात करेंगे तो कैग अपनी रिपोर्ट गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 151 है, रिपोर्ट ऑफ कैग। तो इससे ज्यादा उम्मीद है पूछेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए हमारी जो कोशिश होती है ना, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने की, कि ये तो क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पर इस क्वेश्चन से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब इश्यूज पर भी हमें डिस्कस करना होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कैग की रिपोर्ट, ठीक है ना, का जो वर्णन है, मेंशन है, वो कहां पर है? आप बताएंगे सर
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 151 में। ये सभी चीजें नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये जो स्टेटमेंट्स है वो किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। अब आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं और अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी करना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी होगा 2 and 4, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 एंड ऑप्शन नंबर डी होगा 1 and 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करें। देखिए जो पहला ऑप्शन है, ये चीज कहां पर लिखी है? आर्टिकल 88 में, कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है ना, इसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, बट याद रखेंगे, ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और ये अधिकार कहां पर मिला है? आर्टिकल 88 में। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये दो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर सदन का सदस्य नहीं है फिर भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। बात समझ में आई? क्यों? जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के। तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। और साथ में ये याद रखना है अटॉर्नी जनरल भी, और दोनों के पास जो ये अधिकार है ना, वो कहां से मिले हैं? आर्टिकल 88। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा की किसी भी कमेटी का सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कैन स्पीक इन द लोकसभा, लोकसभा की किसी भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ लोकसभा में बोल सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो देखिए, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हाउस हो, अटॉर्नी जनरल वहां बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कमेटी बन रही है उस कमेटी का हिस्सा भी बनेंगे, लेकिन कहीं पर भी अगर कोई मोशन है, कोई भी बिल है, उस पर वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वोट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर हाउस का मेंबर होना बहुत जरूरी है, सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी है। बातें क्लियर है क्या? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 2 and 3। ये क्वेश्चन बोल सकते हैं 2018 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर द रिटायरमेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? ठीक है ना, देखिए जो मैं देख पा रहा हूं ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? ही शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं कि बस राष्ट्रपति चाहेंगे तो हटा देंगे, ठीक है, इन द सेम मैनर लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी का जो मोशन है, उसके आधार पर ही प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये गलत है, बाकी तो सब सही है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सैलरी एंड अदर कंडीशंस इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्वालिफाइड मतलब जो कैग होते हैं ना, आगे चल के कभी भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी नौकरी नहीं करेंगे, ये इनके साथ कंडीशन होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाउ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कैसे की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड बाय द चीफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर ई, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे की जाती है? बहुत लोग गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो बाय द प्रेसिडेंट होता है, बाय द प्रेसिडेंट। और ये चीज कहां पर लिखी है? आर्टिकल 76। क्या बात लिखी है? कि एक ऐसा कोई भी व्यक्ति, द पर्सन एलिजिबल टू बिकम
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक है, उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपने विवेक से, ठीक है ना, उस व्यक्ति को अपने विवेक से किसी की बिना सलाह के अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और देखिए जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें भारत का पहला न्याय व्यक्ति बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया। और इनके पास ये पावर होती है कि किसी भी कोर्ट के अंदर ये बैठ सकते हैं। ही हैज राइट टू सिट इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पहले लॉ मेंबर भी यही होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल, विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और इसमें प्रेसिडेंट को किसी की भी रिकमेंडेशन या किसी की भी सहमति या किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपली कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन या योग्यताएं रखता है, उसे भारत के राष्ट्रपति एज अ भारत के जो महान न्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, वो की गलत है, ठीक है। गलत करने का सबसे ज्यादा जो चांसेस था ना, अगर यहां पर पार्लियामेंट की जगह हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर देते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर देते, तब तो पक्का आप लोग गलत करते, ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट तो कुछ भी कर ही नहीं पा रहे हैं अपने मन से, है ना, हर कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति से करते हैं, तो ये चीज यहां पर आप लोग गलत कर देते हैं। चलिए नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी हटाने की बात आएगी ना, रिमूवल, तो यहां पर सीधा लिखा हुआ है होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक आप अटॉर्नी जनरल रहेंगे, अदरवाइज जब वो चाहेंगे तब आपको हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत, हिंदी में बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, जब तक वो आपसे खुश हैं तब तक आप अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है ना। और ना कोई टेन्योर की बात की गई कि इतने साल के लिए, 2 साल के लिए, हो सकता है 2 महीने के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो होल सोल जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारत के महान न्यायवादी से संबंधित ये 4 कथन लिखे हैं और अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। सबसे पहला, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर जो 4 है, कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। देखिए जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कौन सा कथन यहां पर करेक्ट है। तो देखिए अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है, ये भी सही है। अगर बात करेंगे ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहां पर लिखा है मस्ट बी, ये तो गलत है। पार्लियामेंट का सदस्य होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये तो गलत है। और दूसरा, इंपीचमेंट बाय द पार्लियामेंट नहीं है, सिंपली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहां पर देख सकते हैं 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। किस किस का ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए उनको इंपीचमेंट के थ्रू नहीं हटाते। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी अटॉर्नी जनरल है वो होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो ऑफिस में बने रहेंगे, ठीक है ना। इनके लिए कोई भी इंपीचमेंट या बोल सकते हैं महाभियोग जैसे प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है ना। ये जो इंपीचमेंट शब्द है मैंने आपको पहले ही बोला, केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। वैसे तो जो प्रोसेस है वो सिमिलर बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है, कैग के लिए है, ह्यूमन राइट कमीशन के लिए है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी है, बट हम इंपीचमेंट वर्ड केवल और केवल प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़े उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, तो आज और अभी इस दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को एनरोल कर सकते हैं,
8319618002। देखिए टेस्ट सीरीज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। टेस्ट सीरीज आपको ना एग्जाम में होने वाली जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है प्रीलिम्स में, उससे बचाती है। दूसरा, खुद को भी पता चलता है कि आखिर हमारे किस सब्जेक्ट की कितनी तैयारी है, हमें और अभी कितना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। कुल मिला के अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये मात्र आपको 99 रुपए में मिलने वाली है। सबसे खास बात इसकी ये है ना, यहाँ पर यूनिट वाइज भी है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है यूनिट वाइज भी है और फुल लेंथ भी है, ठीक है ना। तो इसलिए काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे टारगेटेड बैच है, टारगेटेड बैच ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर टारगेटेड बैच है, प्रिपरेशन के किसी भी दौर में हो आप, कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है मेंस नहीं हो रहा, मेंस की तैयारी है प्रीलिम्स नहीं हो रहा, या आप ग्रेजुएट हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग टारगेटेड बैच ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। राव एकेडमी भोपाल में इस चीज की भी व्यवस्था की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस एप्लीकेशन को आज अभी इस क्लास खत्म होने के बाद तुरंत डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। तो या तो बारकोड का उपयोग करके डाउनलोड करें, या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी टाइप करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। बातें क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर गूगल प्ले पर राव एकेडमी टाइप करना। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे की जो भी हमारी क्लासेस होंगी ना, वो इसी एप्लीकेशन पर होने वाली, इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और दोस्तों को भी बताएं कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां से भी आप जुड़ करके राव एकेडमी भोपाल की जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अनाउंसमेंट्स है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टेचुअरी बॉडी से रिलेटेड, वो यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, ठीक है ना। तो आज के सेशन को लाइक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।